हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम अपना टेस्ट 3 है पॉलिटी से संबंधित, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और मित्रों, उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, ये ग्राम स्तर पर पंचायतों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय है। ये कह रहा है कि जो मतदाता सूची है पंचायत स्तर पर, उसमें जो पंजीकृत मतदाता हैं उनसे मिलकर एक निकाय है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगला कह रहा, प्रत्येक पंचायत में छोटे स्तर पर खनिजों के खनन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसाएं अनिवार्य होगी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, पैसा अधिनियम 1996 के तहत ये निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हेतु उत्तरदायी है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। अगर मित्रों इसमें आपको पहला कथन पता होगा कि ये पंचायत स्तर पर जो भी मतदाता सूची में है उनसे मिलकर बना एक निकाय है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। लेकिन मित्रों, कहीं कहीं पे लाइसेंस के लिए अनुशंसा ग्राम सभा की होती है, लेकिन ये अनिवार्य की बात कर रहा है, ये अनिवार्य नहीं होती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अगर आपको ये एक कथन भी पता है, अगर दूसरा एलिमिनेशन मेथड से निकाल देते आप तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और हमारा केवल सी होगा 1 और 3। तो मित्रों, इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया, क्योंकि जो लाभार्थी का चयन करना इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो ग्राम सभा होती है वही ग्रामीण स्तर पर लाभार्थी का चयन करते हैं, आगे नाम भेजते हैं कि किन को योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका आंसर सी हो गया, केवल 1 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मित्रों 17 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको सही बताना। जो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में सही कथन बताना है। ये पहला कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले में या विधि के किसी प्रश्न पर परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। आपको बताना है ये दूसरा कथन भी सत्य है या असत्य। बाध्यकारी का कह रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, पहला कथन सत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई सार्वजनिक महत्व का मामला हो या कोई विधि बना रहे हैं, तो विधि में कोई संवैधानिक पहलू का प्रश्न हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता सलाह। लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित या संधि से संबंधित कोई मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन जो सार्वजनिक महत्व और विधि के प्रश्न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। तो हमारा इसका दूसरा कथन गलत हो गया और परामर्श ले सकता है ये बात कर रहा है, तो ये पहला कथन हमारा सत्य हो गया मित्रों। इसका सही आंसर केवल और केवल 1 होगा, ऑप्शन ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही सुर्खियों में रहे पीएम कैश फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पीएम केयर फंड्स के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपको मित्रों सही पूछा, सबसे पहले यह ध्यान देने का, क्योंकि यह अगर गलत पूछ देते तो आप इसका आंसर गलत कर सकते हैं। इसमें पहला कह रहा है, प्रधानमंत्री इस कोष के पादेन अध्यक्ष हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। मित्रों आप सभी को पता होगा ये कथन सत्य है, प्रधानमंत्री इसके पादेन अध्यक्ष होते हैं, और साथ में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ये भी इसके सदस्य होते हैं। इस दृष्टि से हमारा
पहला कथन सत्य होगा। दूसरा, ये बजटीय अनुमोदनों के साथ साथ CSR योगदान दोनों के माध्यम से वित्त पोषित है। आपको कह रहा है इसमें जो पैसा आता है वो बजटीय अनुमोदन से भी आता है और CSR से भी आता है। ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना। और अगला कह रहा है आम लोगों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु RTI दायर की जा सकती है या नहीं। आपको बताना RTI के अंतर्गत ये आता है या नहीं, क्योंकि इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये PM जो फंड कह रहे हैं ये RTI के दायरे में नहीं आता। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। और दूसरा कथन भी मित्रों असत्य है, क्योंकि जो बजटीय अनुमोदन है उससे पैसे निकाल के इस PM फंड केयर में नहीं डालते हैं। इसमें CSR के तहत विदेशी जो अनुदान है वो ले सकते हैं। साथ में टैक्स में इसमें छूट है। अगर आप कोई इसको पे कर रहे हैं पेमेंट तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। और लेकिन आप बजटीय अनुमोदन से इसमें पैसा नहीं डाल सकते। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया। मित्रों, आपको सत्य कथन पूछा तो इसका सही आंसर होगा केवल और केवल एक, ऑप्शन बी होगा केवल एक। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी मित्रों, हमारा क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। जो 3 कथन दे रखे हैं इसमें से आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। आपको बताना है कथन सत्य है या नहीं। अगर विधिक रूप से जो भी भुगतान होते हैं वो क्या भारत की संचित निधि से किए जाते हैं या नहीं। भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है या नहीं। आपको बताना है जो लोक लेखा है उससे जो भुगतान होता है उसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है या नहीं, आपको ये बताना है। और तीसरा कथन कह रहा है भारत की आकस्मिकता निधि को भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है। आपको सही कथन बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, अगर आप तीसरा कथन देखोगे तो सभी आप वाकिफ होंगे कि आकस्मिकता निधि है ये राष्ट्रपति के अंडर में होती है और इसको वित्त सचिव देखता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया, क्योंकि ये निधि कोई आपात स्थिति आ जाए उस टाइम काम ले जाती है और संसदीय अनुमोदन के द्वारा इसमें पैसे डाले जाते हैं और बिना संसदीय अनुमोदन से इसमें पैसे निकाल दिया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। लेकिन मित्रों, ये लोक लेखा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इससे अगर पैसा निकालना हो तो इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस दृष्टि से देखें बिना निकाला जा सकता है। तो ये हमारा कथन सत्य हो गया, निकाला जा सकता है। और जो पहला कथन कह रहा है जो विधिक रूप से जो भी भुगतान होते हैं वो भारत की संसदीय नीति पर होते हैं। मित्रों, ये भी कथन सत्य है, क्योंकि जो भी विधिक रूप से भुगतान होते हैं वो भारत की संसदीय निधि से होते हैं और इसमें संसदीय विनियोग अनिवार्य है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे तीनों कथन सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर सी हो गया, 1, 2 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही सुर्खियों में रहे गन्ना के, आपको गन्ना के बारे में बताना है, उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण। जो गन्ना का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में जो कथन दे रखे वे आपको बताना है। सही कूट है, सही कथन भी बताना और सही कूट भी बताना, दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है। ये चीनी मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को देय न्यूनतम मूल्य है। मित्रों, ये तो आप सभी वाकिफ होंगे। जो चीनी मिल मालिक है वो अगर गन्ना किसान है उनको जो न्यूनतम मूल्य दिया जाता है उसको संदर्भित करता है उचित एवं लाभकारी मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है। इस दृष्टि से ये हमारा कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित
किया जाता है। मित्रों, ये भी कथन सत्य है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो उसे अनुमोदन करती है। मित्रों, कृषि लागत और मूल्य आयोग सिर्फ अनुशंसा ही करता है, वो इसको अनुमोदित नहीं करता, ये भी आप ध्यान रखिए। इसको ये मंत्रिमंडलीय समिति है ना, यही अनुमोदित करती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। इसके दोनों कथन सत्य हो गए। आपको सही कथन ही पूछा है तो इसका सही आंसर मित्रों सी होगा, 1 और 2 दोनों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21 नंबर ये कह रहा है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के संबंधों के बारे में आपको बता रहा है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। मित्रों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन ही पूछा है। पहला कह रहा है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों को विभाजित करता है। ये कह रहा है मुख्यमंत्री होता है जो विभिन्न जो मंत्री को विभाग दिए जाते हैं उसका आवंटन करता है। मित्रों, ये कथन सत्य है। सभी वाक्य वो क्या, क्योंकि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं वही विभाग आवंटित करते हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद विखंडित हो जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या मंत्रिपरिषद विखंडित हो जाती है या नहीं। तो मित्रों, ये कथन सत्य है। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे और उनका मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद विखंडित होती, ना कि विधानमंडल होता है वो, सिर्फ मंत्रिपरिषद विखंडित होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर सी होगा। दोनों कथन सही है और आपको सही पूछा है, इसका सी हो गया 1 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर ये कह रहा है, राज्य सूची में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर राज्य सूची में कोई विषय है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि अगर संसद विधान बनाती है, कोई कानून बनाती है राज्य सूची के विषय के संदर्भ में, उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ये पहला कह रहे हैं, जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। आपको बताना है कि जब राज्यसभा या विशेष बहुमत के द्वारा पारित कोई विधि द्वारा ही ये कानून बनाया जा सकता है या साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। आपको बताना है विधि तब तक लागू रहती है जब तक इसे संसद किसी भी अधिनियम द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाए। आपको निरसित नहीं कर दे जब तक संसद, तब तक वो विधि बनी रहती है। कि आपको ये कथन बताना है सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, ये समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। कि जिस पर संसद ने कानून बनाया कि उस पर राज्य अगर कानून बनाए उस पर क्या ये प्रतिबंध लगाती है कि राज्य नहीं बना सकता है या बना सकता है। आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, इसमें पहला कथन सत्य है। इसमें विशेष बहुमत से केवल राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित करना होता है और कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सही हो गया। अब हमारा दूसरा कथन ये कह रहा है, विधि तब तक लागू रहती है जब तक संसद उसे निरस्त ना कर दे। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। विधि 7 मंथ तक लागू रहती है, उसके बाद में या तो आपको दूसरा प्रस्ताव पास करना होता है या वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि संसद कोई अधिनियम के द्वारा निरस्त करे, ऐसा मित्रों नहीं है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और ये भी दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर संसद ने कानून बनाया किसी विषय पर तो उस पर राज्य भी बना सकता है। ऐसा कोई संविधान में, कानून में कहीं प्रतिबंध नहीं दे रखा है। तो इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया। आपको सत्य कथन पूछा है तो मित्रों इसका सत्य एक ही होगा, केवल और केवल ये ऑप्शन ए होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किन की सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं। आपको बताना है जो ये देश दे रखे किन किन की बाल्टिक सागर से
सीमाएं स्पर्श करती है, आपको बताना है। तो मित्रों आप सभी को ये तो पता ही होगा, रशिया की करती है और लिथुआनिया की तो करती है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और या चेक गणराज्य में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मित्रों 2 और 3 तो पक्का कन्फर्मली होगा, ये तो आप सभी वाकिफ होंगे। तो इस दृष्टि से 2 और 3 तो इसमें 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, या तो आपका बी होगा या सी होगा। अब आपको बता देता हूँ, जो ये चेक गणराज्य है ये बाल्टिक सागर से स्पर्श नहीं करता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें है, आप निकाल दीजिए। तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 होगा। ये तीनों जो बाल्टिक सागर से स्पर्श करते हैं, ये मैपिंग से संबंधित सवाल है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो गया, 1, 2, 3। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने का मापदंड नहीं है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सा मापदंड नहीं है, आपको ये बताना। जो 4 कथन दे रखे इसमें 3 तो सत्य है और 1 असत्य। असत्य आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% और लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें। दोस्तों ये कथन सत्य है। अगर 6% मत लाता है और 4 सीटें लाता है तो वो राष्ट्रीय दल का राजनीतिक दल बन जाता है। और बी ऑप्शन ये कह रहा है, ये लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें पर जीत हासिल करता। मित्रों यहाँ 3 राज्यों में 2% सीटों की बात कर रहा है। तो मित्रों ये भी कथन सही है। वहाँ पे मतों की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सीटों की बात कर रहा है। 3 राज्यों में अगर 2% सीटें लिया जाता है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारा ये कथन सत्य है। ये कह रहा है, इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल है तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। मित्रों ये भी हमारा कथन सत्य है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। और अभी तो ये डी ऑप्शन ही बचा है, यही आंसर है। ये कह रहा है, साधारण निर्वाचन में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 8%। ये 8% वोट की बात कर रहा है कि साधारण निर्वाचन में। तो मित्रों बता देता हूँ, ये राज्य स्तरीय जो दल बनने के लिए ये शर्त अनिवार्य होती है। इस दृष्टि से हमारा ये गलत हो गया, आपको गलत ही पूछा है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 25 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा वार्षिक बजट से संबंधित है, आपको बताना। मित्रों आपको बताना है जो बजट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका मित्रों सही आंसर बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 112 जो वार्षिक बजट से संबंधित है। अगला 26 नंबर ये कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारी आज़ादी हुई, आज़ादी के पश्चात फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम्स जो निर्वाचन प्रणाली में ये फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम को लागू किया है, उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कारण नहीं है। नहीं कारण बताना, कुछ इसमें कारण है और कुछ नहीं है, आपको बताना। जो 4 कथन दे रखे इसमें से कौन सा नहीं है। पहला कथन ये कह रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एक जटिल व्यवस्था है। कह रहा जो इससे इतर ये फर्स्ट द पोस्ट है, इससे इतर एक जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो राष्ट्रपति चुनाव में होती है, वो एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी छोटे देश में प्रभावी हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में प्रभावी होना दुष्कर है। मित्रों इस कथन से आप सभी वाकिफ होंगे कि जो अनुपातिक प्रणाली है वो जटिल है, उसमें हर एक अशिक्षित व्यक्ति मतदान करने में असफल हो जाता है। इस दृष्टि से हमारा कारण पूछा तो यही कारण था, इसीलिए हमने फर्स्ट पोस्ट प्रणाली को लाया था। ये कथन सत्य है, लेकिन आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन ये कह रहा है, जो ये फर्स्ट पोस्ट जो प्रणाली है इसमें संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली आम मतदाताओं
के लिए समझने में अत्यंत आसान है। ये भी कथन सही होगा। ये प्रणाली आप आसानी से, आप जो भी दे रहे हैं वो आसानी से आप किसी दल को जाके वोट दे सकते हैं। इस दृष्टि से इसको लागू किया गया था। ये भी कथन सत्य है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। सी ये कह रहा है जो फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट जो सिस्टम है एक निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली है और प्रतिनिधि किसी एक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ ये कथन भी सत्य है। इस दृष्टि से हमारा आंसर नहीं होगा। और जो मित्रों ये ऑप्शन डी कह रहा है मतदाताओं को प्राय किसी एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों का निर्वाचन दलों की सूची के आधार पर किया जाता है। ये कह रहे हैं कि जो ये फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली है इसमें मतदाताओं को प्राय जो मतदान करते हैं किसी एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा ये कथन असत्य है। किसी एक दल को चुनने के लिए नहीं कहा जाता, एक से अधिक दल इसमें सूची में सूचीबद्ध होते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हुआ था। आपको गलत ही पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है। आपको सही कथन बताना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आप सभी को वाकिफ हो गए कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके बारे में संविधान में 3 प्रावधान कर रखे हैं। एक तो 65 वर्ष तक रह सकता है, दूसरा राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, संसद की अनुशंसा से उसको हटाया जा सकता है। ये प्रावधान कर रखे हैं। लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र के रूप में कह रहा है, इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। और जो 6 साल की कार्यकाल की बात कर रखी मित्रों ये भी नहीं है, सिर्फ 65 ईयर तक की बात कर रखी है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा, सही इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन इसका डी हो गया। ना तो एक सही है ना 2 सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किन तक विस्तारित है। जो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है उसका विस्तार किस तक है, किन किन को मिला हुआ है। आपको पहला कह रहा है राज्यपाल को बताना है कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है विधान परिषद का सभापति। तीसरा विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्य का महाधिवक्ता। मित्रों आप 5 नंबर क्वेश्चन से कन्फ्यूज हो सकते हो कि जो विधानमंडल के अधिकार हैं वो महाधिवक्ता को नहीं होते होंगे, बट आपको बता देता हूँ मित्रों ये कथन सत्य है कि इसको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, बट इनको मत देने की किसी पर शक्ति नहीं होती। ये विधानमंडल में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। इस दृष्टि से हमारा 5वां सही होगा मित्रों। तो सही ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मित्रों आप सभी को पता होगा राज्यपाल को जो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं वो प्राप्त नहीं होते। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अब आप देख लीजिए जिसमें पहला कथन है उसको निकाल देते हैं तो हमारा ये गलत हो गया, ए ऑप्शन, और डी ऑप्शन गलत हो गया, जिसमें 2 3 4 5 मित्रों ये सही आंसर है 2 3 4 5। क्योंकि जो लोग सभापति होता है उनको भी विशेषाधिकार है और सदस्य को तो है ही है, विधान परिषद के सदस्य उनको भी है। तो इस दृष्टि से हमारा इसका आंसर सी सही हो गया, केवल 2 3 4 और 5। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा 29 नंबर, राज्यसभा के उप सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको उप सभापति के संदर्भ में सही कथन बताना है। वह राज्यसभा के सभापति द्वारा चयनित एवं नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों आप सभी को पता होगा वो सभापति के द्वारा चयनित या नियुक्त नहीं होता है, ये सदस्यों के द्वारा
नियुक्त होता है, सदन के जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके द्वारा नियुक्त होता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है। दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये अधीनस्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से राज्यसभा की प्रति उत्तरदायी होता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया। आपको सही पूछा है तो सही दोनों नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, ना तो 1 ना 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है ई सत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ई संता के बारे में बताना है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। पहला ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक विपणन स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदारी की जाती है, सेलिंग और की जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। जो जल कृषकों एवं निर्यातकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो जल कृषक है, जल कृषि करते हैं, उसको निर्यातकों के साथ जोड़ना ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े के लिए एक मंच प्रदान करता है या नहीं, कथन सत्य है या असत्य आपको बताना। इस मंच का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, या आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों आपको बता देता हूँ, पहला कथन सत्य है। जो भी कृषि उत्पाद होते हैं, जो जल कृषि उत्पाद होते हैं, उनको निर्यात करने के उद्देश्य से इस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रतिपादन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि निर्यात को बढ़ाना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य होगा। लेकिन इसकी शुरुआत जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके द्वारा की गई, ना कि कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके द्वारा। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य होगा। तो एक ही सत्य है, तो इसका आंसर ये होगा, केवल और केवल 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा मित्रों परिसीमन आयोग के संदर्भ में है। 31 नंबर क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जो सही नहीं है वो बताना। इसमें 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है। पहला कथन ये कह रहा है ये संसद द्वारा अधिनियमित परिसीमन अधिनियम के तहत गठित एक स्थायी निकाय है। मित्रों आपने अगर परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया होगा तो आप इससे ये तो वाकिफ होंगे कि ये स्थायी निकाय नहीं है। तो मित्रों हमारा आंसर तो यही निकल गया कि ये अस्थायी निकाय है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका आंसर तो यही होगा। लेकिन हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परिसीमन लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर लागू होगा। मित्रों ये कथन सत्य है। जो साधारण निर्वाचन है लोकसभा और राज्य विधानसभा से संबंधित, उस पर यह लागू होगा। ये हमारा कथन सत्य है, बट आंसर नहीं होगा। इसके द्वारा जारी किए गए आदेश अंतिम होते हैं, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मित्रों ये भी कथन सत्य है। इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 की गणना पर आधारित है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों ये कथन सत्य है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। इस दृष्टि से हमारा इसका आंसर ये होगा। और आप सभी ऑप्शन सही ढंग से पढ़ लीजिए। परिसीमन आयोग का बार चर्चा में खूब रहा है। और इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 32 नंबर क्वेश्चन लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के बारे में आपको पूछ रहा है, उसमें कौन सा कथन आपको सत्य ही पूछा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। मित्रों सही कथन आपको बताना है। पहला कह रहा है इसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जो ये कह रहा जो विधानसभा और लोकसभा है उसके सीटों के आवंटन के बारे में ये प्रतिनिधित्व कहता है या नहीं कहता। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो आपने संविधान में पढ़ा होगा, तो आवंटन तो सीटों का तो वहाँ संविधान में कर रखा है, तो इस एक्ट में कहाँ से होगा। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है इसमें वास्तविक संचालन के लिए प्रावधान है। जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें वास्तविक संचालन के लिए प्रावधान है, जिसमें संसद की सदस्यता हेतु आर्था और निरास्था शामिल है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा
जो संसदीय सदस्य हैं उनकी कुछ आर्ता और निरार्ता संविधान में दे रखी है। अगर जो संविधान में नहीं है, उसके अलावा जो ये लोक प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 वाला, इसमें दे रखी है, तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर मित्रों केवल 2 होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो आवंटन है सीटों का ये भारत के संविधान में कर रखा है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर बी हो गया। मित्रों, इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त होती है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।